नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौन रखकर उन्हें याद भी किया गया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अन्य मंत्री और सांसद भी उस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां CM योगी ने शिरकत भी की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब के विचार, सिद्धांत और दूरदृष्टि भारतीय लोकतंत्र की नींव है। स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित समाज के निर्माण का जो सपना बाबा साहब ने देखा था, वो आज भी हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा श्री प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित अंबेडकर महासभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी, यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वो जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द
उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये तीन शब्द अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के रूस जाने का अवसर मिला था और रूस जब मैं गया तो रूस पहले एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहां का एक राज्य कलमी किया था। वहां जब गया वहां की आबादी 3 लाख थी। शायद 3 लाख में से 30 लोग ही ऐसे रहे होंगे, शायद वह भी न रहे हों, जो बाबा जी के उन पवित्र अस्थियों के दर्शन करने के लिए ना आया हो। एक लंबी लाइन लगी थी 3 लाख की आबादी के बीच। भगवान तथागत बुद्ध के संदेश को लेकर के, विचार को लेकर के, उनके शरण में जाकर के, भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम स्मरण रखें। और जो संविधान उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समानता और आत्म सम्मान को बढ़ावा देने में लगा दिया। और राज्य से बड़ी खबर मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन होंगे हाजिर। ईडी समन की अवहेलना से जुड़ा है ये पूरा मामला। झारखंड हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन होंगे हाजिर। तो ईडी समन की अवहेलना से ये जुड़ा है ये पूरा मामला। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन। और ऐसे में ईडी समन की अवहेलना से ये मामला भी जुड़ा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश भी इसको लेकर जारी किए थे। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बात भी कही गई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। और इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन पेश भी होंगे। तो ईडी समन की अवहेलना से जुड़ा है ये पूरा मामला। और ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश भी इसको लेकर जारी किए थे। तो एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन हाजिर होंगे। अवहेलना के कारणों का भी पर भी बात होगी कि आखिर क्यों किया गया, इस पर क्या वो अपना जवाब रखेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश भी होंगे हेमंत सोरेन। ईडी समन की अवहेलना की गई थी और इसी संबंध में ये मामला जुड़ा हुआ भी है। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कोर्ट में होने के आदेश भी
हेमंत सोरेन को दिए गए हैं। और संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, क्या कुछ मामला नजर आ रहा है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई अब देखने को भी मिल रही है, और क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में भी आज हाजिर होंगे? जी विशाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सम्मान अवहेलना की मामला थी, इस मामला को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। और इस पर जो सुनवाई पहले हुई थी वो जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी। उन्होंने ही यह आदेश दिया था कि 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। तो इस मामले को लेकर यह बड़ा है, चूंकि यह पुराना है। जिस तरह ईडी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 सम्मन दिए थे, इस 10 सम्मन पर वो 2 बार ही उपस्थित हो पाए थे, जिसके कारण जो सम्मन अवहेलना की मामला दर्ज किया गया था। और इस पर जो सुनवाई हो रही है, इस सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं हाईकोर्ट में भी इस पर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस पर जो 12 दिसंबर को सुनवाई होना है। जी विशाल, लेकिन क्या इस मामले में पता भी चल पा रहा है कि क्यों इतनी बार अवहेलना की गई? क्या इस और भी कोई बयान सीएम की ओर से आया? नहीं, इस पर सीएम के तरफ से भी फिलहाल नहीं है। जो पुराना मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला था और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला था। जो जमीन बड़गई स्थित जमीन था, करीब 8.5 एकड़ का जमीन था, उससे जुड़ा हुआ मामला था। और इस पर अब किस कारण से मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, ये सामने कुछ नहीं निकल आया। या वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे या कुछ कारण अलग था। तो ये तो चूंकि ज्यादातर वो ऑफिशियली जो है वो व्यस्तता को दिखाए कि हम व्यस्त हैं, अपने कार्यों से व्यस्त है, जिसके कारण उपस्थित नहीं हो पाए। जी बिल्कुल जयंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की सेवाओं में आई बाधा के चलते देश भर में उड़ान सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हजारों यात्रियों पर इसका असर देखने को मिला है। तो वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई के साथ देहरादून में भी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में देरी और रद्द होने के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर जानकारी न मिलने से पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट के लिए तड़के तड़के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इन पैसेंजर्स में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें एयरलाइंस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। अभी तो मेरे सास जाएंगी, जयपुर जाएंगी। अभी डिलेड है उनकी फ्लाइट और इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है और एक मन में शंका है कि फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है और उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो हमको डर है कि फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा। तो अभी डिलेट दिखा रहा है? अभी डिलेट दिखा रहा है, 1.5 घंटा डिलेट दिखा रहा है। तो कंफर्मेशन ऐसी है कि वो आ जाएगी, कुछ ऐसा कुछ? अभी तक तो यही दिखा रहा है कि वो आएगी और निश्चित रूप से जाएगी, लेकिन पता नहीं, मन में भय है। मेरा अभी 3 तारीख का फ्लाइट था, 3 तारीख का कैंसिल करके उन्होंने 6 तारीख का दिया। अभी 6 तारीख का फ्लाइट भी 9:25 का था, फिर बाद में बताया डिले है 11:25, 2 घंटा। उसके बाद अभी टाइमिंग आ रहा है 2:10, वो भी कंफर्म नहीं है। अभी टिकट कैंसिल करो, फिर टिकट खरीदो, फिर ज़्यादा पैसा जाता है, ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है या टाइम भी वेस्ट होता है। अभी सुबह उठ के आके इधर खड़ा रहेगा, सब कुछ ऐसे। कहाँ जाने वाले थे? मैं भुवनेश्वर से अबू धाबी जाने वाला था। अभी कैसा क्या करेंगे आप? क्या बोल रहे हैं? अभी वो लोग बोलते हैं डिले है 2:10 का, लेकिन कंफर्म नहीं है कि फ्लाइट जाएगा आज, कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी आप मतलब बहुत परेशान होंगे? परेशान तो हैं, सुबह उठ के आए हैं, टाइम से इधर खड़े हैं। हमको बैंगलोर जाना है, बहुत जरूरी था काम, लेकिन टिकट से लोग क्यों इशू करता है जब टिकट से आपको फ्लाइट नहीं दे सकते हैं? कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। फ्लाइट कैंसिल कर दे तो कोई ऑल्टरनेटिव देना चाहिए तो ना। इट्स लाइक हैरेसिंग द पैसेंजर्स। हम कटक से आए हैं, फिर वापस कटक जाएंगे, उन सब का पैसा कौन देगा? और वो मेंटल टॉर्चर जो हो रहा है वो कौन भरेगा? उसका तो ये लोग कोई कंपनसेशन हम लोग को देंगे नहीं। और
नहीं 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 लेकर नहीं जाएंगे। अब हमको बोलते हैं अब ऑनलाइन दोबारा टिकट देखिए, उसका भी गारंटी नहीं दे रहे कि 8 तारीख को जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अभी टिकट का भी प्राइस बढ़ गया है। प्राइस तो बढ़ गया है, जाएंगे कि वो भी तो कंफर्मेशन देना। वहाँ आगे से आगे हमारा प्रोग्राम कैंसिल होते जा रहा है, उसके भी तो पैसे लग रहे हैं ना, और जो मेंटल टेंशन हो रहा है वो कौन भरेगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। गवर्नमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए। एक एयरलाइन पे डिपेंडेंट हो जाने से जो भुगतना पड़ रहा है पैसेंजर्स को, उसका कौन देखेगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट, मतलब मेरा क्वेश्चन है इंडिगो से, अगर आपको पता है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मेक माई ट्रिप पे आप पेटीएम पे क्यों आपने शो कर रखा है, आप सब पे कैंसिल करो। आप अभी मेरा फ्रेंड यूजुअली अभी ये हाईलाइट भी हो रहा है, बेंगलुरु से दिल्ली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर पेइंग 70,000 जिसमें आप एक दुबई टूर करके आ सकते हो। और मेरी क्या इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो ये आप नहीं समझोगे। आप कैंसिल करा के तो रीस्केड्यूल कराओगे रात में जब इंसान दिन में निकल जाए। इंडिगो लिटरली फॉर मी कभी नहीं। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और अर्जेंटली मुझे बोला गया, तो मैं अपना ऑफिस नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह में फ्लाइट पकड़ के अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकट किया गया, सिर्फ ये ट्रस्ट पे कि हाँ चलो कि हम इंडिगो से जाएंगे, सेफली पहुँच जाते हैं, ऑन टाइम रहती है ये। बट लिटरली मैं यहाँ के मुझे पता चल रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यही रवैया इनका चल रहा है। और मेरा वहाँ से आने का भी टिकट है, मैं दिखाता हूँ, वहाँ से आने का भी मैंने अभी से टिकट करा रखा था कि मैं पहुँचूंगा और रात में आकर के मुझे ऑफिस जाना है। अब रात वाली भी कैंसिल होगी या क्या होगी। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में जारी रहा। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई और 10 बजे तक 80% से ज़्यादा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर चुके। इस बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए कुल 43 प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी जो चल रहा है ये कुछ नया नहीं है। जब ये सीएमओ में भी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पे भी यही चीजें होती थी। इनके खिलाफ अगर जो चीजें जाने लगे तो उसको ये लापता कर देते हैं। आज वैसे ही सारे लोग हिरेन जोशी को खोज रहे हैं, तो ढूंढ के लाना काम है। अगर हिरेन जोशी मिल जाते हैं सही सलामत, बहुत अच्छी बात होगी। अंडरग्राउंड हो गया, अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है या फिर क्या सिचुएशन है इसका अभी तो स्पेकुलेशन ही लोग लगा रहे हैं। सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पे हो रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। 2014 के बाद हमारे पूरे देश में और इसके पहले गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मांग करती है कि इसको सार्वजनिक करें, कहाँ है ये, कैसे सार्वजनिक करेंगे, कैसे सार्वजनिक करेंगे। खुद जो गलत कर रहा है वो कैसे कहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे, वो हमारा और आपका काम है। वो हमारा केंद्र में जैसे हम विपक्ष में है, तो हमारा काम है कि तथ्य क्या है, सच क्या है, उसके लिए सवाल उठाना। और एक पत्रकार होने के नाते आपका ये धर्म है कि आप इन सब चीजों को जांच करें। नया नहीं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में जारी रहा। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और 10 बजे तक 80 से ज़्यादा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर चुके हैं। इस बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए कुल 43 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 883 वोटर करेंगे। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 2 पर्यवेक्षक कर रहे हैं।
9 बजे से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक शुरू हो गई है। अभी तक 1 घंटा के अंदर 80 अधिवक्ता लोग अपना मतदान कर चुके हैं। शांतिपूर्वक है, बहुत ही प्यार से जिस तरह के परिवार का चुनाव होता है ठीक उसी तरह का अधिवक्ता लोग ले रहे हैं चुनाव को। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, हमारे परिवार के बीच का चुनाव है, इसीलिए 1 घंटा के अंदर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं किसी तरह का कोई परेशानी किसी को नहीं है। बेहतर ढंग से व्यवस्था की है हम लोग ताकि लोग किसी तरह का मत देने में कोई परेशानी ना हो, शांतिपूर्वक अपना मतदान दें और आराम से 3 बजे के बाद हम लोग मतदान की प्रक्रिया समाप्त कर रहे हैं। अब 5 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि देर रात तक परिणाम घोषित हो जाएगा। यहाँ पर जो चुनाव का जो हमारे माननीय इलेक्शन कमेटी महोदय के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है वो काफी अच्छी व्यवस्था है। झारखंड में बार एसोसिएशन का जो हम लोग अनेकों जगह चुनाव कराए हैं उसमें सर्वोत्तम व्यवस्था यहाँ है और काफी पारदर्शिता अपनाया गया है। सभी का मोबाइल जो है पहले ही बैलेट पेपर देने के पहले ही रखा जा रहा है और उनको वोटिंग देने के बाद ही उनको मोबाइल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काफी पारदर्शिता, चुनाव निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमेटी को हम दोनों बार काउंसिल के ऑब्जर्वर के द्वारा विशेष रूप से गिरिडीह के तीसरी समेत कई गांव के वन क्षेत्रों में हो रहे लगातार अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों ने तीसरी के निजी स्कूल के समीप एक बड़े कैंपस पर छापेमारी की, जहां 2 बड़े गोदामों में 50 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध मशीनें और डिबरा जब्त किया गया। मौके पर वन विभाग की टीम ने दोनों गोदाम को भी सील कर दिया है। अभी हम लोग को तीसरी में सूचना मिला था कि एक यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बगल में 2 गोदाम पड़े हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारा माइका स्टोर है जो कि इलीगल है और कहीं से कुछ भी कागजात और नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए, ये पूरा खाली था और कहीं पे कोई भी नहीं। और यहाँ पे जो हम लोग खोल के देख रहे हैं तो सील में काफ़ी सारा माइका पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स देख रहे हैं कम से कम 1000-2000 बोरा माइका है, जिसका फोटोग्राफ वगैरह आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग इसकी गिनती करवा रहे हैं। एक गोदाम में हम लोग को, इस गोदाम में तो हम लोग उसकी गिनती ऑलमोस्ट कर लिए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह भी थी और बाकी दूसरे गोदाम जो हम लोगों ने खोला है उसमें अभी हम लोग गिनती करवा रहे हैं कितना माइका पड़ा है। उस पर जो भी हम लोग कानूनी कार्रवाई होगा उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स का नियुक्ति कर दे रहे हैं जब तक हमारा पूरा गिनती और हम लोग पूरा कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं कर ले। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए Action 24/7। नमस्कार।